तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब सही होंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल में लेट्स सॉल्व क्वेश्चंस में। यहाँ पे हम जो न्यूज़ टॉपिक्स की आती है उसके अंदर जो टॉपिक होता है उसको पढ़ते हैं। न्यूज़ के अंदर जो टॉपिक होता है उसको पढ़ते हैं, जो हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ टॉपिक्स चालू करते हैं। इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसमें क्या है, यूएनएफसीसी में एक पेरिस में एग्रीमेंट हुआ था, पेरिस, जिसको पेरिस एग्रीमेंट कहते हैं, जो 2015 में हुआ था। इसको COP 21 के अंडर हुआ था। इसमें ये बोला गया था कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उसकी वजह से हमें अपने टेम्परेचर राइज को कम करना पड़ेगा बिफोर इंडस्ट्रियल जब रिवॉल्यूशन होता है उससे पहले, जब 1880 से पहले। तो कितना 2 डिग्री सेल्सियस तो करना है। अगर वो वैसे 1.5 डिग्री सेल्सियस करना है, लेकिन अगर वो ना हो पाए तो 2 डिग्री सेल्सियस पे तो कंफर्म रोकना है, वरना हमारे सारे ग्लेशियर वगैरह पिघल जाएंगे। तो इसलिए जो हर कंट्री ने अपना एक नेशनल डिटरमाइंड मतलब खुद से बोला था कि हम इतना करेंगे कि जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। ठीक है, हर कंट्री ने अपना अपना सुझाव दिया था और अपना अपना बताया था कि हम कंट्रीब्यूट इतना करेंगे। तो इंडिया ने जो कंट्रीब्यूशन के बारे में बताया था, इंडिया ने प्राइमरली कंट्रीब्यूट करा था 2030 के बारे में बताया था। उसके बारे में मैंने बताया था हम 40% जो फ्यूल है वो हम क्या करेंगे, नॉन फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी हटा के किसी नॉन फ्यूजल फ्यूल से बनाएंगे। मान लीजिए ये बनाएंगे, जैसे 2 तरीके की, मान लीजिए एक रिन्यूएबल एनर्जी होती है, रिन्यूएबल एनर्जी, और एक होते हैं नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, उन्होंने कहा था हम रिन्यूएबल एनर्जी बनाएंगे 40%, 2030 तक हम ये टारगेट अचीव कर लेंगे। ठीक है, रिन्यूएबल मतलब जैसे विंड हो गई जिसको हम दोबारा रिन्यू कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल मतलब जैसे फॉसिल फ्यूल हो गए, उससे नहीं हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। और 2030 तक हमने जीडीपी का 1/3 ठीक है रिड्यूस कर देंगे एमिशन। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और होती है कार्बन सिंक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका मतलब होता है अ मीन टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। कार्बन सिंक मतलब कार्बन को सिंक कर देना। जो एटमॉस्फेयर में कार्बन है उसमें जैसे इंडिया ने बोला 2.5 to 3 बिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर हम पेड़ लगाएंगे, फॉरेस्ट और ट्री कवर जनरेट करेंगे 2030 तक। तो इसका मतलब है, जैसे मान लीजिए 1 टन अगर आपका कार्बन जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 1 टन कार्बन जितने पेड़ सोख लें उनको उतने पेड़ लगाने हैं। तो उसको कहते हैं न्यूट्रलिटी, कार्बन सिंक हो जाएगा पूरा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है CWG मेडल्स टैली। तो मतलब अभी आपको पता है कि CWG कहाँ चल रहा है, बिर्मिंघम में। कहाँ पे? बिर्मिंघम में, इंग्लैंड में। ठीक है, इंडिया के आज के क्या रैंक है वो देखते हैं। 7th रैंक पे है, 6 गोल्ड आ चुके हैं, 7 सिल्वर आ चुके हैं और 7 ब्रॉन्ज आ चुके हैं। टोटल 20 हो चुके हैं। रैंक जो पिछली 2018 के कॉमनवेल्थ गेम में थी वो थी 3 और 2014 में थी 5। ठीक है, तो इसके आप देखेंगे फर्स्ट में कौन है, सेकंड में कौन है, थर्ड में कौन है, फोर्थ में कौन है। तो इंडिया अभी है 7th रैंक में। चलिए आगे चलते हैं। एक न्यूज़ थी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में कि अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक बाई मंथली कमेटी है। हर महीने में, मतलब हर 2 महीने में ये एक बार बैठती है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। ये क्या करती है, फिक्स करती है बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट इन इंडिया, मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के उसमें काम करती है। जैसे रिजर्व रेपो रेट हो गए, रेपो रेट्स वगैरह हो गए उसमें। तो ये कम से कम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो 4 times a year हमेशा बैठेगी। तो मतलब मान लीजिए कि मतलब पर क्वार्टर, मतलब हर 3 महीने में एक बार। तो इसमें इन्होंने चीज़ें निकाली थी। अब जैसे बता दिया, अब देखते हैं कि मेंबर कौन कौन से हैं। इसमें है देखो 6 मेंबर्स हैं। कितने हैं? 6 मेंबर्स होते हैं। 6 मेंबर्स कौन कौन होते हैं? 3 तो इसके रिजर्व बैंक के होते हैं, RBI के, और 3 नॉमिनेटेड होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। ठीक है, जो इनका चेयरपर्सन होता है वो होता है RBI के गवर्नर। ठीक है, अभी बताएंगे RBI के करंट गवर्नर कौन है, आप बताएंगे करंट गवर्नर, ये आप बताएंगे। ठीक है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट कौन सा है, 1934। MPC किस एक्ट को अमेंड करके बना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और कब अमेंड हुआ था, फाइनेंस एक्ट इंडिया 2016 में, उसको कॉन्स्टिट्यूट किया था MPC, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। आपने कभी न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे तो आपको हमेशा परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के बारे में पता होगा, बताते मतलब देखते होंगे। तो ये होता क्या है, ये एक्चुअली क्या है, ये भी एक आपका टूल है जिससे हम
इकोनॉमिक ट्रेंड्स इन मैन्युफैक्चरिंग देख सकते हैं कि इकोनॉमिक ट्रेंड्स क्या चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। अब इसमें कैसे है कि मतलब जितना मान लीजिए किसी कंपनी ने या किसी इकोनॉमिक ट्रेंड मान लीजिए किसी ने सीमेंट बहुत ज़्यादा खरीदा है, ठीक है। तो अब सीमेंट घर पे रखने के लिए तो नहीं खरीदा होगा, सीमेंट उन्होंने खरीदा होगा बिल्डिंग्स बनाने के लिए। तो देखो सीमेंट का किससे हो गया, बिल्डिंग से। बिल्डिंग इंफ्रा पे आ गई, इंफ्रा से हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। तो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स हमें बताता है कि इकोनॉमिक ट्रेंड मैन्युफैक्चरिंग में किस डायरेक्शन में जा रहा है। देखो माना इसका जो बेस पॉइंट होता है मतलब इसका न्यूट्रल होता है वो होता है 50 से ऊपर है तो पॉजिटिव साइड होगा, 50 से नीचे है मतलब 49 वगैरह है, ये 51 है तो पॉजिटिव साइड होगा, 49 है तो नेगेटिव साइड होगा, ठीक है। 50 इसका इंडिकेटर होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इनफॉर्मल इकोनॉमी, इसके बारे में भी आपने काफ़ी पढ़ा होगा। इनफॉर्मल इकोनॉमी क्या होते हैं? इनफॉर्मल इकोनॉमी एक ऐसे है, इसमें क्या होता है कि रजिस्टर्ड एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं, और जो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, तो उनको क्या कहते हैं, इनफॉर्मल इकोनॉमी। ये वर्क तो कर रहे हैं, ठीक है, इनफॉर्मल वर्कर्स कह लीजिए, इनफॉर्मल जॉब्स कह लीजिए, तो ये वर्क तो कर रहे हैं लेकिन ये कंट्रीब्यूट इतना नहीं कर पा रहे देश के लिए, क्योंकि इनको ना सोशल सिक्योरिटी मिले ना ये रजिस्टर्ड, इनका पता ही नहीं कि कितने मतलब ना ये आरटीआई फाइल कर रहे हैं ना ये टैक्स वगैरह देते हैं। तो क्योंकि इनका कोई रिपोर्ट्स ही नहीं है, क्योंकि इनका कोई रजिस्टर्ड नहीं है, तो इस वजह से रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम होने की वजह से इनफॉर्मल इकोनॉमी हमारे लिए एक बहुत बड़ी सरदर्दी बन चुकी है इंडिया के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब आपको पता ही लगेगा उसके नाम से, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है। क्या है ये, क्या चीज मेजर करता है, इंडिकेटर किस चीज़ का है, ये देखता है कि प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्री प्रोडक्ट कितना हुआ गिवन पीरियड में, एक पीरियड में इंडस्ट्री में प्रोडक्शन कितना हुआ है, ठीक है। बेस ईयर क्या लेते हैं, ये बेस ईयर लेते हैं 2011 से 2012, ठीक है। इसकी रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, एनएसओ, ठीक है। और किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, जिसको मॉस्पी भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए 8 जो कोर इंडस्ट्री है इसी का 41% हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है। तो देख लेते हैं इनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, देख लेते हैं इनके वेटेज के हिसाब से कौन कितनी बड़ी है। रिफाइनरी प्रोडक्ट आ गई, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर। अगर आप देखेंगे क्रूड ऑयल बढ़ता है कि रेट्स अगर बढ़ते हैं तो हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, ठीक है, महंगाई बढ़ जाती है। तो इस वजह से ये 8 कोर होगा, इसको 8 कोर इंडस्ट्री कहते हैं। इनका नाम याद रखिएगा, कभी पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब देखिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में, एक होता है सीपीआई, एक होता है डब्ल्यूपीआई। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है आपका, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है आपका जैसे सीपीआई, और डब्ल्यूपीआई क्या होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो आपके रिटेल के जो प्राइसेस होते हैं, एसेंशियल गुड्स, डेली गुड्स या सर्विसेज, इनके अकॉर्डिंग चलता है आपका। हाउस होल्ड मतलब जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, हाउस होल्ड जो बंदा यूज़ कर रहा है, ठीक है, एसेंशियल गुड्स, डेली गुड्स, ठीक है, इसमें। और इसकी रिपोर्ट भी कौन निकालता है, एनएसओ, ठीक है। और देख डब्ल्यूपीआई और जो सीपीआई है ये आरबीआई यूज़ करते हैं कैलकुलेशन में इन्फ्लेशन। हमने पढ़ा था एमपीसी के बारे में, फिर वो कमेटी इसी के हिसाब से कि अभी का रिवर्स रेपो रेट या रेपो रेट क्या रखना है, उस हिसाब से इस चीज़ों पे बात चलती है कि इन्फ्लेशन रेट अभी क्या रखना है, ठीक है। तो अब देखते हैं डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में डिफरेंस क्या है। डब्ल्यूपीआई है ना, वो इन्फ्लेशन ट्रैक करता है प्रोड्यूसर लेवल पे, जो सामान बनाते हैं, और जो सीपीआई है वो करते हैं प्राइस लेवल पे, ठीक है, ये कंज्यूमर लेवल पे जो हम लोग खाते हैं, जो हम कंज्यूमर हो गया, कोई बनाने वाला प्रोड्यूसर हो गया, उसके अकॉर्डिंग। तो डब्ल्यूपीआई डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन प्राइस ऑफ सर्विस। अब जो बना रहा है वो सर्विसेज पे थोड़ी ना ध्यान देगा, जो कंज्यूमर लेवल पे होगा, जो सीपीआई होगा, उसमें सर्विसेज आपकी यूज़ होगी, ठीक है। और बेस ईयर क्या है इसका, सीपीआई का 2012, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पीएमएलए, आपने न्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा था ये पीएमएलए, कि पीएमएलए क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। पीएमएलए है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। मनी लॉन्ड्रिंग से बचने के लिए एक एक्ट बनाया था 2002 में, उसको कहते हैं पीएमएलए, ठीक है, पार्लियामेंट में बना था एक एक्ट, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग से लेके। अब इसमें क्या है, कोई बंदा अगर उसमें मतलब अगर पकड़ा जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी भी सीज कर सकते हैं, कॉन्फिस्टिकेट कर देते हैं, ठीक है, किस अकॉर्डिंग, पीएमएलए रूल के अकॉर्डिंग, पीएमएलए एक्ट के रूल के अकॉर्डिंग, कि जिन्होंने बाहर से मनी लॉन्ड्रिंग किया। मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मतलब ब्लैक का वाइट पैसा करने के लिए बाहर से पैसा ले लेते हैं, कि यहाँ से मान लीजिए 10 लाख भेजा, वहाँ से 8 लाख आए, तो ये
वाइट में कंसीडर हो गया, 2 लाख कमीशन हो गई। तो इस तरीके से 10 लाख रुपए आपके वाइट में 8 लाख हो गए, ठीक है, ब्लैक के वाइट हो गए। तो ये कब आया था, पीएमएलए रूल कब इफेक्ट में आया था, 1 जुलाई 2005 में। डेट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, आपने आजकल न्यूज़ अगर पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि किस तरीके से ये चल रहा है कि ईडी हर जगह छापे मार रही है, इतने पैसे मिल रहे हैं, उतने पैसे मिल रहे हैं। तो देखते हैं इसके बारे में, थोड़ा देख लेते हैं। ये फर्स्ट कब हुआ था, फर्स्ट आया था 1 मई 1956। कब, 1 मई 1956 में ये बना था, ठीक है। इसका नाम क्या था, इन्फोर्समेंट यूनिट, ठीक है। किसके अंदर आता था, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर आता था। और किस एक्ट के अंदर ये काम करता था, ये था फेरा एक्ट, फेरा एक्ट 1947, ठीक है। इसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। उसके अंदर ये एक्ट करता था कि बेनामी प्रॉपर्टी या कहाँ से पैसा आया, इलीगल मनी वगैरह के, उसमें ये काम करता था। फिर इसका नाम चेंज करके 1957 में क्या कर दिया गया, 1957 में नाम चेंज करके इसका इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट रख दिया गया, ठीक है। और प्रेजेंटली किसके अंडर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, ठीक है। इस ऑर्गेनाइजेशन में इन्फोर्सिंग द, अब ये किस जगह, 2 जगह से पावर लेता है ये एक्ट, ये सॉरी, ईडी किस 2 जगह से पावर लेती है। एक तो लेते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1990, ठीक है, जो पहले फेरा था ना 47 से लेती है, उससे नहीं, अब 1990 फेम एक्ट से लेती है। और दूसरा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो हमने इससे पहले पढ़ा है, पीएमएलए 2002 से, इनसे पावर लेती है। चलिए आगे चलते हैं। एक न्यूज़ थी, कल की न्यूज़ है, से नेवी में रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो गई है। अग्निपथ रिक्रूटमेंट, जो अग्निपथ के बारे में आपने सुना होगा, रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो गई है। उसमें अभी सिर्फ नेवी है जिसने ओनली सर्विस रिक्रूटमेंट बिलो ऑफिसर लेवल के बिलो जो अभी पोस्टें निकाली है इन अग्निपथ, अभी सिर्फ नेवी ने निकाली है, ठीक है। छोटी न्यूज़ थी, मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। रामसर साइट, अब देखिए रामसर साइट क्या होती है। रामसर साइट इज़ अ वेटलैंड। वेटलैंड क्या होता है, वेटलैंड इज ए यूनिक प्रोडक्टिव इकोसिस्टम वेयर टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक हैबिटेट मीट। मतलब ये मतलब जो वेटलैंड मतलब पानी में डूबे रहते हैं, ठीक है, वो इनको कहते हैं वेटलैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए, जो पानी में रहते हैं उनके इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब एक रामसर कन्वेंशन जो ईरान में हुई थी 1971 में, ठीक है, किसके द्वारा, यूनेस्को द्वारा। अब फोर्स में कब आई थी, मतलब कब पूरी प्रॉपर तरीके से फोर्स में आ गई थी, वो आई थी 1975 में, ठीक है। इंडिया में कितनी रामसर साइट है ये आप बताएंगे। अभी रिसेंटली न्यूज़ में कुछ और बढ़ाई जाने की बात हुई थी, ठीक है। अब देखते हैं हाउ मैनी रामसर साइट इन इंडिया। ये है आपकी 54 लेटेस्ट डाटा के, उससे अभी कुछ और बढ़ाने की बात हुई है। लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सी है, सुंदरबन लार्जेस्ट रामसर साइट है, ठीक है। फर्स्ट रामसर साइट कौन सी थी, चिल्का लेक उड़ीसा में, और केला देव नेशनल पार्क राजस्थान में, ठीक है। और फिर देखते हैं कि सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ पे है, किस स्टेट में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आपके उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट, और सबसे छोटी कौन सी है, ये आपकी रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। इन किसके अंदर इनको पावर मिलती है, मतलब सुपरिटेंडेंस की या आपकी कंट्रोल की, इलेक्शन वगैरह करवाने पावर की ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्शन की, कंट्रोल की। आर्टिकल 324, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, संविधानिक बॉडी है, ठीक है। तो ये किस किस का इलेक्शन कराती है ये देख लेते हैं। ये इलेक्शन कराती है आपकी पार्लियामेंट का इलेक्शन, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, चारों का ये इलेक्शन कराती है, याद रखिएगा, ठीक है। और बाकी का कौन कराती है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। ये मल्टी मेंबर बॉडी है, इसमें तीन इलेक्शन कमीशन होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमीशन और 2 इलेक्शन कमीशन, 2 ये एक है, ठीक है। 16 अक्टूबर 1989 में बताना किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के से चेंज करके उम्र जो 21 से 18 कर दी गई थी वोट देने वालों की, वोटिंग पावर 18 की एज वालों को मिल गया था। अब ये कब से कब तक अटेंड करते हैं, 6 साल, या तो इनको 6 साल पूरे हो जाएं या 65 साल पूरे हो जाएं, तो ये तब तक अटेंड करते हैं, ठीक है। इनमें से जो पहले हो जाएगा उसके थ्रू ये रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। अब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन, वो कब आई थी, उसमें पावर में मतलब इस्टेब्लिश कब हुई थी, 25 जनवरी 1950। कब हुई थी, 25 जनवरी 1950। चले आगे चलते हैं। ओपेक, ओपेक के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ओपेक का फुल फॉर्म क्या है, ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। जो पेट्रोल एक्सपोर्ट करती है कंट्रीज उनको कहते हैं ओपेक,
ठीक है। अब इनका ही एक मतलब जो ऑयल है, इन्हीं का पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे इन्हीं का कब्जा रहता है, मतलब कि रेट कितने बढ़ाने कितने घटाने, कितना मतलब मान लीजिए रेट बढ़ाने घटाने भी किससे होते हैं कि अगर मान लो इनको रेट बढ़ाने हैं तो अपनी प्रोडक्शन कम कर देंगे, रेट घटाने हैं तो प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, तो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। 13 कंट्रीज़ हैं। अब ये फाउंडेड हुई थी 14 सितंबर 1960 में, कहाँ? बगदाद में। कहाँ हुई थी? बगदाद में, ठीक है। और 1965 में इसका हेडक्वार्टर बना दिया गया था वियना, ठीक है। कहाँ है? ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रिया, ठीक है। अब 2 कंट्रीज है, एक ओपेक एक ओपेक प्लस। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। द नॉन ओपेक कंट्रीज विच एक्सपोर्टेड क्रूड ऑयल्स, जो एक्सपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल्स, मतलब 13 कंट्रीज को छोड़ के, उनको कहते हैं, क्या कहते हैं उन्हें? उनको कहते हैं आपका चल रहा है, उनको कहते हैं ओपेक प्लस। अब देखिए कंट्रीज कौन कौन से, ओपेक में ये वाली कंट्रीज आ जाती है और नॉन ओपेक में ये वाली। इन कंट्रीज को नाम ध्यान में रखना, याद करना जरूरी नहीं है, बट ये देखना 13 कंट्रीज इसमें कितनी कंट्रीज है वो सब चेक करके अपना एक नोट्स बना लीजिएगा कि ओपेक के बारे में तो कुछ पॉइंट्स लिख सके आप, ये आपको पता हो। चले आगे चलते हैं। आज की न्यूज़ थी, चाइना फायर्स मिसाइल इन लिव ड्रिल इन नियर ताइवान। अभी इनका चल रहा है, मतलब क्योंकि यूएस के जो स्पीकर है वो आई हुई हैं ताइवान में, और ताइवान वो चाइना ताइवान को अपने अंडर समझता है कि ये हमारी ही लैंड है, तो इस वजह से प्रॉब्लम चल रही है। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ये मैं आपको बता ही चुका था। देखो, 5 ऑफ द चाइनीज मिसाइल वर बिलीव टू लैंडेड विद इन द जापानीज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो इन्होंने फायरिंग, ये तो ड्रिल के हिसाब से ली थी, लेकिन उन्होंने फायर की तो कहाँ तक पहुँच गई? EEZ में, कहाँ? जापान के। तो जापान कह रहा है कि ये हमारे ऊपर क्यों वार किया गया है, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो पेपर में आ सकता है, ठीक है। अब ताइवान के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? साई इंग वैन। क्या नाम है उनका? साई इंग वैन, ठीक है। अब शायद मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत हो, लेकिन आप देख लीजिएगा, ठीक है। और जो चाइना के प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? जी जिनपिंग। जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है, ये प्राइम मिनिस्टर, जापान में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट गलत लिखा है, प्राइम मिनिस्टर। क्या नाम है उनका? फूमियो किशिदा। क्या नाम है उनका? फूमियो किशिदा, ठीक है। अब देखते हैं 1982 में यूनाइटेड नेशनल कन्वेंशन ऑफ लॉ एंड सीज, ये आया था, अनक्लोज आया था। इसके अकॉर्डिंग EEZ डिफाइन हुए थे कि EEZ क्या होते हैं। तो हम EEZ के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। देखो EEZ क्या है एक्चुअली, एक तो आपकी बाउंड्री आपको दिख नहीं रही होगी, बहुत छोटी इमेज है। इसके अंदर अनक्लोज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ सीज कब का? 1982 के अंदर डिफाइन हुए थे EEZ। अब EEZ के बारे में है कि ये 200 नॉटिकल माइल्स तक हो सकते हैं। अब इसमें क्या है, जो 200 नॉटिकल माइल्स है ना, वहाँ पे आप लोग मतलब एक कंट्री जो है जिसके अंडर में, जैसे मान लीजिए ये कंट्री है, यहाँ पे 200 नॉटिकल माइल यहाँ तक लगता है समुद्र का, ठीक है, सी का। तो यहाँ तक वो क्या कर सकते हैं? एनर्जी जनरेशन कर सकते हैं, विंड, वाटर, ऑयल या नेचुरल गैस, ठीक। न्यू हाउस 70% कंप्लीटेड, लोकसभा टोल्ड, ठीक है। लोकसभा, अब एक न्यूज़ थी, 70% जो लोकसभा ने बताया कि न्यू हाउस कौन सा? जो न्यू हाउस है इनका यूनियन ऑफ मिनिस्ट्री हाउसिंग ने बनाया कि अर्बन अफेयर्स प्रपोज सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट 2019, ठीक है। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर बन रहा है ये, मतलब न्यू पार्लियामेंट ही बन रही है, ठीक है। तो अगर न्यू पार्लियामेंट बन रही है तो हमारे पेपर में ओल्ड पार्लियामेंट भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज 5 आए थे, उन्होंने शिफ्ट किया था अपना दिल्ली दरबार में, अनाउंस किया था दिल्ली दरबार में, क्या किया था कि जो वो है, जो कैपिटल है इंडिया की, वो कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दी जाएगी, कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दी जाएगी। कब? 1911। तो फिर पार्लियामेंट हाउस बना था, किन्होंने बनाया था? लुटियंस एंड बेकर ने, जिसको लुटियन जोन भी कहा था, लुटियंस और बेकर ने। राष्ट्रपति भवन किसने डिज़ाइन किया था? एडविन लुटियन ने, ठीक है। यही मतलब पुराने के क्वेश्चन आ जाते हैं ना, किन्होंने डिज़ाइन किया है या राष्ट्रपति भवन किसने डिज़ाइन किया, तो इसके लिए ये क्वेश्चन मैंने रख लिया था। चलिए आगे चलते हैं। इंडिपेंडेंस डे, नो काइट फ्लाइंग जोन अराउंड रेड फोर्ट, तो मतलब ऐसे 5 किलोमीटर के अंदर कोई फ्लाइट नहीं उड़ सकती, ठीक है। ये न्यूज़ थी, लेकिन हम इस न्यूज़ का फ़ायदा उठा के रेड फोर्ट के बारे में काफ़ी चीज़ पढ़ लेंगे, ठीक है। तो रेड फोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। रेड फोर्ट
देखो किसने बनाया था? शाहजहां ने। कब बनाया था? 12 मई 1638 में, जब वो अपनी कैपिटल शिफ्ट करा था कहाँ से? फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। 1638 में कब कर आगरा टू दिल्ली, ठीक है। ओरिजिनली जो ये रेड फोर्ट था उसका कलर क्या था? रेड एंड वाइट, रेड एंड वाइट। और वो किसने बनाया था? उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है। किसने बनाया था? उस्ताद अहमद लाहौरी ने, जिन्होंने ताजमहल भी कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। ऑन 15 अगस्त 1947 द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कौन थे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? जवाहरलाल नेहरू जी। उन्होंने इंडियन फ्लैग को रेस किया था, मतलब इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है उसको, तिरंगे को फहराया था कहाँ पे? लाहौरी गेट में, ठीक है। और हर साल 15 अगस्त के दिन, इंडिपेंडेंस डे के दिन, हमारा जो तिरंगा है प्राइम मिनिस्टर होस्ट करते हैं कहाँ पे? मेन गेट पे फोर्ट के, ठीक है। और रेड फोर्ट वाज डेजिग्नेटेड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब हुआ था? 2007 में, ठीक है। हम एक्चुअली ये तो एक न्यूज़ थी, लेकिन इसके अंदर हमने रेड फोर्ट के बारे में पढ़ लिया कि किसने किया, मतलब कब बना था, कब स्टार्ट हुआ था, किन्होंने बनाया, कौन था इसका डिज़ाइनर, ठीक है। उस्ताद अहमद लाहौरी, तो गेट उनके नाम से लाहौरी गेट भी है। तो कौन फ्लैग होस्ट होता है, कहाँ होता है इंडिया का, कौन कहाँ पे होता है, कौन करता है, और कब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको रेड फोर्ट को ऐड कर दिया गया था, कब? 2007 में, ठीक है। चले आगे चलते हैं। CJ रमन्ना रिकमेंड्स ललित जस्टिस ललित एज सक्सेसर, मतलब एक इनका कॉलेजियम सिस्टम होता है, इसके अकॉर्डिंग इनको बताना पड़ता है कि क्योंकि अब रिटायर होने वाले हैं तो इनको बताना पड़ता है कि अगला चीफ जस्टिस कौन होगा। तो अगले हमारे चीफ जस्टिस होंगे यू ललित, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं अभी जो करंट की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से पढ़ लेते हैं। तो देखिए हम जो देयर आर 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दैट सर्व्ड सिंस एस्टैब्लिश ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950, ठीक है। कितने हैं? 48, मतलब अभी इनको यू ललित अभी बने नहीं है तो इनको काउंट मत करना, 49 होंगे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जब से बना है 26 जनवरी 1950, 48 वो थे। और पहले हमारे जो CJI थे वो कहते हैं HJ कानिया। कौन थे? HJ कानिया, ठीक है। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 124 के अंतर्गत। कौन सा एक सिस्टम है जिसके अंतर्गत ये मतलब एक दूसरे को रिकमेंड करते हैं, जजेस रिकमेंड करते हैं, ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। वो है कॉलेजियम सिस्टम, उसका नाम क्या है? कॉलेजियम सिस्टम, ठीक है। अब इनकी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। ये इंडियन होनी चाहिए, इनकी मिनिमम एज तो कुछ नहीं बताई गई, बट ये सर्व हाई कोर्ट में इन्होंने एटलीस्ट सर्व किया होना चाहिए, मतलब एज अ जज 5 ईयर, जो CJI नहीं, जो जज बनेंगे सुप्रीम कोर्ट में। ये एडवोकेट होने चाहिए हाई कोर्ट में 10 साल के लिए कम से कम, या प्रेसिडेंट की निगाह में बहुत अच्छे जुरिस्ट होने चाहिए, मतलब बहुत अच्छे जानकार होने चाहिए उसके कानून के, ठीक है। और रिटायरमेंट एज कितनी है इनकी? 65 ईयर्स।